हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर 7th समझेंगे, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छिनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है और यह बात शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस की है। उस पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है और सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छिनकर आ रही है और इसी धूप का एंजॉय करते हुए वहाँ पर 2 पैकर और 3 महिला डाकियाँ फटाफट डाक छाँटने का काम कर रही हैं। और वहीं पर है सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने वाले डाकिया कंवर सिंह, जिनका इंटरव्यू यहाँ पे आगे दिया जा रहा है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो क्वेश्चन कर रही हैं और डाकिया कंवर सिंह है वो उनका जवाब दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे आपका शुभ नाम, तो कंवर सिंह जी बोलते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गाँव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो कंवर सिंह जी बताते हैं कि उनका नाम कंवर सिंह है और वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हैं और उनकी जो उम्र है वो 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है और उनके बारे में कुछ बताइए। तो वो बताते हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़के। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनका एक और बेटा भी था। वह उनके गांव के एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती रहती हैं? तो कंवर सिंह जी बता रहे हैं कि जी हाँ, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो कंवर सिंह जी बता रहे हैं कि उनका जो गांव है वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे उनका गांव है, ऐसे तिरछी ढलान वाले रास्ते हैं, तो यहाँ से जो लोग बाग घास वगैरह काटते हैं या कुछ भी पैदल चलते हैं तो कोई कोई गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं उनके गांव में ये साधारण बात है, असाधारण नहीं है। कई औरतें भी ऐसे ही गिरकर मर गई हैं। तो वो कहते हैं कि अब करें भी क्या, क्योंकि ऐसे ही रास्ते हैं, उन्हीं से चलना पड़ता है। दूसरे कोई रास्ते है ही नहीं उनके गांव में। और उनके गांव में क्या है, अभी तक बस नहीं पहुंची है। हिमाचल के हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल ही चलकर पहुंच सकते हैं, वहां कोई यातायात का साधन नहीं पहुंच सकता। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो गांव के स्कूल में ही पढ़ते हैं और जो गांव का स्कूल है वो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और उनकी जो एक लड़की है वो 10वीं क्लास में है, यानी कि 10th क्लास में, दूसरी है जो 12th में है और तीसरी जो लड़की है वो 12th में है और जो बेटा है उनका वो 10th क्लास में है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कंवर सिंह जी जवाब देते हैं कि पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। तो वो बताते हैं कि पहले जो भारतीय डाक सेवा में वो ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वो पैकर बन गए हैं। पैकर डाक विभाग में एक पद होता है लेकिन वो अपने आप को क्या समझते हैं, वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही समझते हैं। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। तो डाक सेवक को क्या करना होता है, तो ये बता रहे हैं, जैसे चिट्ठियाँ बांटना, रजिस्ट्री पत्र बांटना, पार्सल, बिल और बूढ़े लोगों की जो पेंशन होती है वो देना, गांव-गांव में छोड़ना। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं क्या अब तो
सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं। क्या अब भी ये ऐसे ही पैदल जाके देना पड़ता है? तो कंवर सिंह जी बता रहे हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। तो कंवर सिंह जी बताते हैं कि शहरों में भले ही आजकल मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो संदेश देने वाले कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन है, मोबाइल है, ईमेल है और वगैरह वगैरह, यानी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जो साधन है, ये जरिया है, वो डाक ही है। गांव के लोग आज भी डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं और अपनी चिट्ठी या फिर मनी ऑर्डर या फिर पार्सल पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। ये भला कैसे? तो सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की जो डाक सेवा है आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। जो हमारे देश की डाक सेवा है वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपये में ही हम देश के किसी भी कोने में अपनी चिट्ठी को भेज सकते हैं और पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, और यानी कि 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपने संदेश को भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इन्हें अपनी जो नौकरी है वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब ये दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों का मनी ऑर्डर उनके घर पहुँचाते हैं, यानी कि पैसे, तो उनके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं सिपाहियों के, उनका जो खुशी भरा चेहरा होता है वो इन्हें देखकर इन्हें खुशी होती है। और जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है जिसमें कभी किसी का रिजल्ट होता है या फिर कभी किसी का नियुक्ति पत्र होता है, जैसे कि उसकी ज्वाइनिंग हो गई हो, तो जो लोग होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। और जैसे बूढ़े दादा दादी या नाना नानी जो होते हैं उनके पेंशन के पैसे मिलने पर जब वो खुश होते हैं तो उनकी खुशी देखकर इन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि 6 महीनों तक वो इनका इंतज़ार करते हैं। 6 महीनों तक क्यों? क्योंकि हिमाचल में बूढ़े लोगों को जो पेंशन होती है वो 1 महीने या 2 महीनों की नहीं बल्कि 6 महीनों की इकट्ठी ही दी जाती है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। तो सबसे पहले इन्होंने हिमाचल के सबसे ऊंचे गांव लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। फिर इसके बाद बताते हैं कि फिर 5 साल तक इन्होंने इसी ज़िले के यानी कि लाहौल स्पीति ज़िले के ही कांजा में और फिर 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन भी नहीं थे, यानी कि जब इनकी नौकरी वहाँ थी जब उस गांव में टेलीफोन भी नहीं थे। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, यानी कि मेन ऑफिस जो होते थे वहीं तक जाती थी। और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। इन जगहों पर इन्होंने अपनी जो नौकरी है वो की है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। अब पूछ रहे हैं इनसे कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं और पहाड़ी इलाके में डाक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। अब ये बता रहे हैं कि जैसे कि मुश्किल तो आती ही है। जब ये किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करते थे तो इनकी जो ड्यूटी थी वो सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाती थी। ये सुबह 6 बजे ही शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखते थे और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतरता था। यानी कि सुबह शिमला जाने वाली जो बस थी उसमें सुबह 6 बजे
जाते थे डाक का बोरा रख कर ये, और फिर रात को 8 बजे वो बस वहाँ पर उतरती थी और फिर डाक का बोरा उतारते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश के जो 2 ज़िलों का नाम बता रहे हैं ये, जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति, वो बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई पर है। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। तो बता रहे हैं कि किन्नौर और जो लाहौल स्पीति ज़िला है हिमाचल प्रदेश के, इन ज़िलों में जो है अप्रैल महीने में भी, यानी कि मार्च अप्रैल में जबकि बहुत गर्मी होती है, अप्रैल महीने में भी बहुत बर्फबारी होती है, यानी कि बर्फ़ पड़ती है। और बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से तो बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे जब बर्फ़ में चलते हैं तो स्नो वाइट हो जाता है, यानी कि ये एक रोग है। तो उससे क्या होता है, इनके पैर नीले पड़ जाते हैं, उसमें गैंग्रीन हो जाते हैं, यानी कि हल्के से पैर गल जाते हैं, फिर गलाव जैसा हो जाता है, जिससे उनकी उंगलियां जो हैं वो झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। तो वो इसी जगह की बता रहे हैं कि जहाँ पर स्नो वाइट हो जाता है और जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है और उंगलियां झड़ भी सकती हैं इनकी उंगलियां। और इन्हीं ज़िलों की बता रहे हैं कि इन्हें एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग कितना समय रोज़ाना चलना पड़ता था, 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। तो हिमाचल में बता रहे हैं कि जो गांव है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक गांव से दूसरे गांव की जो दूरी होती है वो लगभग 4 या 5 किलोमीटर की होती है। और एक गांव में जो घर होते हैं वो बस 8 से 10 या कभी कभी 6 से 7 घर ही होते हैं। इसलिए इन्हें जो चलना काफ़ी पड़ता है, यानी कि बहुत चलना पड़ता है। और चलना तो खैर इनकी आदत में ही है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, तो वो चलना इनकी आदत में शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। ये बता रहे हैं कि जो गांव का डाकिया है उसकी ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? तो पूछ रहे हैं कि पहले ये डाक सेवक थे, फिर अब पैकर बन गए हैं, तो आगे भी कोई प्रमोशन होता है क्या? तो ये बताते हैं कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। कि अगर अब इन्हें पैकर के बाद डाकिया है जो प्रमोशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए इन्हें एक इम्तिहान यानी कि परीक्षा, एग्ज़ाम देना होता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। अभी इनका जो वेतन होता है वो इनके काम के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है, इनका काम ज़्यादा होता है जबकि इनका वेतन बहुत कम होता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले वर्गों का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। जैसे कि ये डाकिया है, पैकर है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर डाक जो पहुंचाते हैं, तो इनका जो सारा दिन का काम चलने का होता है बहुत मुश्किलों भरा होता है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग इनका जो वेतन है वो बहुत कम होता है। और वहीं जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर जो बाबू होते हैं, जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, उनका वेतन इनके वेतन से कहीं ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल है। तो अब बता रहे हैं कि पैकर का वेतन जो है बाबू के जितना ही हो जाता है, लेकिन अब तो डाकिये की नौकरी में लगना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो अभी कह रहे हैं कि अब डाकियों की जो नौकरी है वही मिलना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पे नए डाकियों को नहीं लिया जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। जो पुराने डाकिये हैं, सारा जो काम का प्रेशर है, जो काम का बोझ है, वो दिन प्रतिदिन उन पर ही, यानी कि पुराने डाकियों पर ही बढ़ता जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तो ये अभी एक घटना सुना रहे हैं जो इनके
ड्यूटी के टाइम हुआ था। जैसे कि इनका जो तबादला है, इनका जो ट्रांसफ़र है वो शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था और वहाँ इन्हें रात के समय में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। जो बात है वो 1998 की है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? तो जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो ये बात है जो 1998 की है, 26 जनवरी की जो रात थी लगभग 10:30 बजे। तो इनकी जो पोस्ट ऑफिस का गेट था वो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। तो इन्होंने पूछा कौन है? तो जवाब आया उसमें से कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला तो अचानक जो 5-6 लोग थे वो अंदर घुस आए और इन्हें पीटना शुरू कर दिया। इन्होंने जब पूछा क्यों पीट रहे हो तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। तो अब ये बता रहे हैं जब इन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया तो इन्होंने पूछा कि क्यों पीट रहे हो? तो उनको जो पीट रहे थे लोग उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सारे ऑफिसों की लाइटें बंद कर दी। और इससे पहले कि ये समझ पाते तो इनके जो सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला कर दिया गया जिससे कि इनका जो सिर है वो फट गया। ये लगातार चिल्लाते रहे। उसके बाद सिर पे चोट आने के बाद ये जो है बेहोश हो गए और इन्हें कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। जब अगले दिन इन्हें होश आया तो ये शिमला के जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्पिटल में दाखिल थे, यानी कि एडमिट थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। तो जब इन्हें होश आया तो जब ये शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दाखिल थे, एडमिट थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और इन दोनों उनका जो 17 साल का बेटा था वो साथ ही रहता था। और उसी से पता चला कि इनके चिल्लाने पर, इनकी आवाज़ सुनकर लड़का इनका और ऑफिस के कई दूसरे लोग जो कई नज़दीक ही यानी कि पास में ही रहते थे दरवाज़ों के जो शीशे तोड़कर अंदर आए और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और इनके सिर पर कई टाँके लगे हुए थे जिसकी वजह से आज भी इनकी जो एक आँख से दिखाई नहीं देता है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया है। यह इनाम 2004 में मिला है। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो जो ये घटना हो गई, फिर भी इन्होंने क्या किया, अपनी जो इतनी बड़ी घटना हो गई कि लोग इन्हें मारपीट कर चले गए, फिर भी इन्होंने क्या, अपनी जान पर खेलकर पोस्ट ऑफिस की जो भी सारे कागज़ पत्रे थे या जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी रक्षा की। तो इसके लिए सरकार ने इन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया और यह इनाम जो है इन्हें 2004 में मिला था। इस इनाम में इन्हें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, यानी कि सर्टिफिकेट। ये प्रशस्ति पत्र पाकर, ये इनाम पाकर ये और इनका परिवार बहुत खुश हुए हैं और आज भी ये गर्व से कहते हैं कि ये बेस्ट पोस्टमैन हैं। इन्हें अपने पोस्टमैन होने पर बहुत गर्व है। अब ये जो इंटरव्यू था वो लिखा गया है प्रतिमा शर्मा जी के द्वारा। चैप्टर ये फिनिश होता है। अगर ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।